जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लासेस। आपने लास्ट में देखा था, हमने ज्योग्राफी की पहली क्लास करी थी जिसमें हमने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम यानी ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लैंडफॉर्म यानी भूआकृतियों के बारे में पढ़ा था। उसी में कंटिन्यू में हम आगे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, फिर उसके बारे में थोड़ा सा, फिर उसके क्वेश्चंस। ऐसे ही हम और टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। एटमॉस्फेयर क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि तीन तरह के स्फेयर होते हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर माने होता है जलमंडल, लिथोस्फेयर मतलब होता है भूमंडल, और एटमॉस्फेयर माने होता है वायुमंडल। लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। इस क्लास में हम एटमॉस्फेयर स्टार्ट करेंगे यानी वायुमंडल क्या होता है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर, द एक्सपेंस ऑफ एयर विच इन्वॉल्व्स द अर्थ ऑल अराउंड इट्स कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी वायु का वह व्यय जो पृथ्वी की चारों ओर से घेर लेता है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? आपके आसपास इतनी सारी हवाएं हैं, इतनी सारी गैसेस हैं, ये वायुमंडल है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। इट एक्सटेंड्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब ये हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर आप अपने से ऊपर जाओ, 100 किलोमीटर ऊपर जाओ, भी आपको वायुमंडल मिलेगा, तो भी आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये वही है। ठीक। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या है, तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, जो कहां से कहां तक होता है, जो होता है 0 से 18 किलोमीटर। अच्छा, 0 से 18 किलोमीटर क्या है? जीरो मतलब जमीन, आप जो जमीन है वहां से गिनो, वहां से 18 किलोमीटर ऊंचाई पे जाओ, वहां तक क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर। उसको क्या बोलते हैं? शोभ मंडल बोलते हैं। इसमें क्या है? कंटेन्स 75% ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। वायुमंडल में 75% गैसें होती हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं शोभ मंडल की बात कर रहे हैं। ठीक। इसी तरीके से अगला होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको आप समताप मंडल बोलते हैं। देखिए ये सब स्फेयर होते क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप जमीन पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका हुआ जमीन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेंज होगी, इसमें आपका ट्रोपोस्फेयर होगा। फिर उसके ऊपर की जो रेंज होगी, उसमें आपका स्ट्रेटोस्फेयर होगा। ऐसे ही फिर उसके ऊपर मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर यानी शोभ मंडल, फिर उसके नीचे समताप मंडल, फिर मेसोस्फेयर, फिर आयन मंडल, फिर एक्सोस्फेयर, ऐसे होते हैं। ठीक है। दूसरा था हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब जहां पे आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है वहां से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। दिस लेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। द टेम्परेचर रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट। एट अपर लेयर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस। इस परत पर ओजोन परत है। अच्छा बताइए ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत एक तरीके से आपकी परत है, एक तरह से क्या होती है ना, कंबल की तरह काम करती है। वो अर्थ के चारों तरफ से, मतलब एक तरह से उसको घेर लेती है। बचाती किससे है? जो सूर्य की यूवी रेज होती है, मतलब जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब जो काफी किरणें होती है जो बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए, उनको आने से रोकती है। ठीक। टेम्परेचर ऊपर लमसम कांस्टेंट रहता है, जैसा रहता है। सबसे ऊपर चले जाओगे, मतलब जहाँ पे 50 किलोमीटर वाला हिस्सा उसकी लमसम पहुंच जाओगे, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब एकदम ठंडा हो जाएगा एकदम। ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर आपको मिलेगा मेसोस्फेयर, वो है 50 से 80 किलोमीटर। मेसोस्फेयर, दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमोस्फेयर। द टेम्परेचर ड्रॉप्स अबाउट -40 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा एरिया होता है ये, टेम्परेचर ये -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक। अगला आता है आइनोस्फेयर, आयन मंडल, 80 से 400 किलोमीटर। ठीक। रेडियो वेव्स आर बाउंस्ड ऑफ द आयंस, रिफ्लेक्ट वेव्स बैक टू द अर्थ। दिस जनरली हेल्प्स रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो तरंगे आयनों से उछलती हैं और तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती हैं। यह आमतौर पर रेडियो संचार में मदद करता है। सैटेलाइट आपने पढ़ी हुई है, जानते हो सैटेलाइट क्या होती है, जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो? सैटेलाइट आपके आइनोस्फेयर में ही होती है, उसी मंडल में सैटेलाइट होती है, तभी आप बात कर पाते हो, रेडियो कम्युनिकेशन कर पाते हो। एक्सोस्फेयर, 400 किलोमीटर के ऊपर का सारा एरिया एक्सोस्फेयर का होता है। अपर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फेयर को हम मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है एक हाई रेट से। वायुमंडल के ऊपरी भाग को मेनिस्ट्रोस्फेयर बोलते हैं। तापमान लगातार उच्च दर से बढ़ता रहता है। ये था आपका एक्सोस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा साइक्लोन्स के बारे में, जिसको आप चक्रवात बोलते हो। देखिए साइक्लोन्स क्या होता है, हर जगह पर साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है। ठीक। जैसे टाइफून नाम कहाँ का है? ये चाइना सी का, चीन सागर में उसको टाइफून बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बोलते हैं? इंडियन ओशन, हिंद महासागर जो इंडिया में। हरिकेन्स, तूफान, कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर में बोलते हैं। टोर्नेडोज, बवंडर हिंदी में।
अमेरिका में इसको बोला जाता है। तो ये साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है। ठीक, ऐसे ही अगला है हमारा इंपॉर्टेंट कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की महत्वपूर्ण नहरें। देखिए सबसे पहली आती है पनामा, किसको जोड़ती है? पैसिफिक ओशियन विद कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है एक तरीके से। स्वेज, मेडिटेरियन सी को रेड सी से, मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से। एरी, अटलांटिक ओशियन टू ग्रेट लेक्स, अटलांटिक ओशियन से महान झीलों तक जाती है। कील, नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर तक जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स है वर्ल्ड। बढ़ते हैं हमारे आगे। अब आता है डीपेस्ट पॉइंट्स ऑफ ओशियंस, महासागरों का सबसे गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर का देखेंगे तो मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा हुआ है। भारतीय इंडियन ओशियंस का बोलेंगे तो वो जावा ट्रेंच है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए सबसे डीपेस्ट कौन सा है तो वो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक का। बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडियन ओशियन की बात करूँ तो वहाँ पे जावा ट्रेंच मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ टॉपिक कवर किया। टॉपिक क्या क्या था हमारा, दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, फिर स्ट्रक्चर क्या होता है एटमॉस्फेयर का, उसकी मतलब ज्योमेट्रिक संरचना पढ़ी हमने, फिर चक्रवात साइक्लोन्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण नहरें, उसके बाद महासागर का सबसे गहरा बिंदु क्या है, डीपेस्ट ओशियंस पढ़ लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ, निचले वायुमंडल में गैसों की सबसे अधिक मात्रा से मिलकर क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा क्या होती है, कौन से स्फीयर में? सबसे नीचे वाले में बोला है, मतलब हम बात कर रहे हैं सबसे कितनी होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बात करोगे आपके आसपास जो एयर है उसमें कितनी नाइट्रोजन होती है, कितनी नाइट्रोजन होती है उसके अंदर? लमसम 78% तो नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी अदर 1% होती है। सबसे ज्यादा क्या हुआ? नाइट्रोजन, तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, नाइट्रोजन इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ जो किया हमारा, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, बादल किस वजह से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल तैरते दिखते हैं आपको, लेकिन वजह क्या है? वजह होती है लो डेंसिटी, कम घनत्व। होता क्या है देखिए, वाटर एंड आइस पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स वी सी आर सिंपली टू स्मॉल टू फील द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी एज देयर डेंसिटी इज लो। मतलब क्या होता है, पानी की बात करिए चाहे बर्फ की बात करी जाए, उसके पार्टिकल्स क्लाउड्स में होते हैं। सिंपली क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, उनका इफेक्ट ग्रेविटी से बहुत कम होता है, वो ग्रेविटी का इफेक्ट करते हैं। इसके कारण जो उनकी डेंसिटी होती है वो कम होती है, जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसलिए हमें जो बादल है वो तैरते हुए दिखते हैं। इसका आंसर क्या आपका? बी, लो डेंसिटी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज, मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन के रूप में किसे जाना जाता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको आप बोलते हो एपीकल्चर। अच्छा, बीज का तो मैंने बताया एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खियों का तो एपीकल्चर होता है। जो बाकी नाम लिखे हुए हैं ये किसका होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेरिकल्चर किसका होता है? सेरिकल्चर की बात करिए तो ये होता है आपका सिल्क वॉर्म का। ठीक, ऐसे ही सिल्वीकल्चर पूछा जाए तो सिल्वीकल्चर होता है फॉरेस्ट का, मतलब जो भी आप जंगल की देख रेख करो, उनके पेड़ पौधे दे रहे हो, उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। पीसीकल्चर लिखा हुआ है मछली पालन, मतलब ये फिश से रिलेशन होता है। अगर बात करें जाए एपीकल्चर तो ये होता है बीज के लिए, मतलब मधुमक्खी के लिए। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ डी, एपीकल्चर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, मीटियोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है, मतलब मौसम मीटियोलॉजी क्या विज्ञान है? ये आपका होता है वेदर का। तभी आप पढ़ते हो आईएमडी की रिपोर्ट आती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो क्या बताता है आपको? मौसम के बारे में बताता है। तो क्या है? सी, मौसम इसका आंसर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ ही लूं कि जो बाकी बचे हुए हैं इनके साइंस को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, मेटल्स के साइंस को बोलते हैं मेटलर्जी। अर्थक्वेक के साइंस को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिस्मोलॉजी। और ऐसे ही अगर मीटियोर्स के, मतलब उल्का के अगर मैं साइंस की बात करूं तो उसको बोलते हैं मीटियोरिस्टिक्स। और वेदर के को मीटियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? सी, मौसम इसका आंसर हो गया। याद रखिएगा जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द, मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपके एक अरेबिक वर्ड से, अरबी शब्द से। वो शब्द क्या था? वो शब्द था मौसम, और मौसम का मतलब होता है वेदर, मौसम। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, मॉनसून विंड
कंट्री हैव डेंस, मानसून पवन देश में घना क्या होता है? उसमें क्या होगा? उसमें होता है आपका कायमी ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय हरे जंगल। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, मानसून विंड कंट्री है, जिस देश में मानसून पवनें होती हैं उसमें घना क्या होता है? इस क्वेश्चन को समझने का तरीका थोड़ा अलग है, इसको ऐसे पढ़िए, दोबारा पढ़िए। मानसून विंड कंट्री है, मानसून पवन देश में क्या होता है? घना क्या होता है? डेंस क्या होता है? ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, काइली उष्णकटिबंधीय हरे जंगल होते हैं, हरे भरे रहते हैं। इसका आंसर क्या हुआ आपका? सी। सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा हाई स्पीड एंड कोल्ड स्टॉर्म विंड विच फ्लोज इन पोलर एरियाज, उच्च गति और ठंडी तूफानी हवा जो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती है उसको क्या बोलेंगे? उसको आप बोलते हैं ब्लाइजर्ड, बर्फीला तूफान। जो कहाँ पे? जो आपके पोलर एरियाज के आसपास बहती है। इसकी स्पीड लमसम 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर ही रहती है, जो एकदम बर्फीली होती है, विजिबिलिटी तो खत्म हो जाती है इसमें। तो इसका आंसर क्या आपका? सी, ब्लिजर्ड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, निम्न में से कौन सा देश थंडरबोल्ट की भूमि के रूप से जाना जाता है? बताइए, थंडरबोल्ट की भूमि से जानते हैं? हम जानते हैं भूटान को। अच्छा, क्वेश्चन ये है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट की भूमि क्यों कहा जाता है? उसका रीजन है, रीजन क्या है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और वायलेंट थंडरस्टॉर्म आते रहते हैं, जो कहाँ से आते हैं? हिमालय की वैली से आते हैं, मतलब हिमालय की हड्डी तरफ से आते हैं, इसलिए उसको आप लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। इसका आंसर क्या आपका? सी, भूटान इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन लेयर कहाँ स्थित है? ये सीधा आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। तो समताप मंडल कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है आपका? ये होता है 18 से 30 किलोमीटर तक का। क्या करता है ओजोन लेयर? मैंने पहले बताया था, सबसे पहले भी ओजोन लेयर क्या करता है? एज अ ब्लैंकेट की तरह काम करता है, कंबल की तरह काम करता है, जो आपको सन की अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, स्ट्रेटोस्फेयर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा विद विच इंस्ट्रूमेंट इज एयर प्रेशर मेजर्ड, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बताइए किससे नापते हैं? उसको आप नापते हो बैरोमीटर से, इसको आप बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हो। इसका आंसर क्या हुआ आपका? ए, बैरोमीटर इसका आंसर हो गया। यहाँ हमारे जो टॉपिक हमने एटमॉस्फेयर कवर किया था, उससे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब इसी क्लास में हम एक और टॉपिक करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी 2 टॉपिक करे थे, ऐसे ही हम इस क्लास में एक के बाद 8 बाद एक टॉपिक और करेंगे, फिर उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हमारे, वो है हमारा मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, विश्व में खनिज और कृषि। देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ विश्व की, वहाँ पे किस तरह से खनिज है, किस तरह से कृषि आप देखते हो, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप देखते हो, ये खनिज क्या क्या वहाँ पे आप देखते हो, तो वो सब हमें यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व के बारे में। आगे हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, हम पहले विश्व के बारे में पढ़ते हैं। विश्व में क्या है खनिज है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मेन मेन खनिज, कौन कौन सी फसलें हैं जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, मेन मेन ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो टेबल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, या जो भी मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो हम काफी कम ही करा पाते हैं, मगर जो ये आपके सामने टॉपिक एक्सप्लेनेशन होती है, ये हर एक पेपर में काम आती है। अगर आपने ये टेबल ही सही से समझ ली, ये जो टॉपिक समझाया जा रहा है आपने यही अच्छे से समझ लिया, तो ऐसे मानिए कि आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट होती जा रही है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब याद रहेगा, क्वेश्चंस इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिनरल्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पहले हम खनिज के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज के बारे में, और लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा निर्माता कौन करता है उसका। पहला आया गोल्ड, सोना, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस चाइना करता है। बॉक्साइट को ऑस्ट्रेलिया करता है। कॉपर, तांबा, चिली। मैग्नीज, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका करता है। डायमंड, हीरा, रशिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। आयरन और लोहा एस्क, चाइना प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। पेट्रोलियम, रशिया करता है। ये कुछ मेन मेन मिनरल्स, देखो मिनरल्स तो बहुत सारे, खनिज तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ जिनके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ है कृषि, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्रीकल्चर उत्पाद क्या है, उसको कौन सबसे ज़्यादा अग्रणी निर्माता है उसका। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, यहाँ पे चाय ब्राज़ील, सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे चाय नहीं आएगा, ब्राज़ील आपका कॉफ़ी का है। शायद राइटिंग टीम से थोड़ी सी गलती हो गई होगी लिखने में, आप ठीक कर लीजिएगा। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगती है। रबड़ थाईलैंड में। चाय की बात करी जाए तो चाइना में, लेकिन चाय सबसे ज़्यादा पी कहाँ जाती है? इंडिया में। कोकोनट, नारियल की बात करी जाए तो इंडोनेशिया में। कॉटन, कपास, चाइना में। वीट, चाइना में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा चाइना में। वूल, ऑस्ट्रेलिया में। राइस, चाइना में।
मेज यानी मक्का यूएसए में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ऐसी चीजें हैं, ऐसे है तो और भी चीजें यहाँ पे, बट मैं भी आपको कुछ उत्पाद बता रहा हूँ। आप देखेंगे, गौर करेंगे, मैक्सिमम चीज आपको चाइना में दिख रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि चाइना में खनिज बहुत ज़्यादा है। खनिज या वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से, वहाँ पे कई तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। इस तरीके से चाइना में बहुत कुछ उगाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा कि भाई सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ का कौन से हैं, और फिर कुछ कृषि उत्पाद के बारे में पढ़ा था। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे कि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन की तरफ मत जाइए। अब आप सोचेंगे यहाँ तो पहला क्वेश्चन था, हम 36वां क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब इसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहली क्लास में पहला क्वेश्चन कंटिन्यू करा था, और वही क्वेश्चन हम करते जाएंगे। कोशिश, हमारे टारगेट आपका ये, हमारा ये है कि आपके लिए हम 100 से ऊपर क्वेश्चन देंगे, जो आपके मेन क्वेश्चन होते हैं विद टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। इन पोल्ट्री यूनिट, द फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ, पोल्ट्री यूनिट में लागत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? पोल्ट्री देखा हुआ आपने, जहाँ पे मुर्गी वगैरह पाली जाती है, वहां पे ऐसी क्या चीजें सबसे ज्यादा लागत लगाती है? वह है फॉडर, चारा, उनके लिए खाना। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, फॉडर इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? इनमें से कौन सा एक औद्योगिक शहर नहीं है? इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी नहीं है? कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल सिटी है। मुंबई, ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल सिटी है। जमशेदपुर, प्लांट है वहां, तो डाटा अपने खुद जानते हो। इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। इलाहाबाद क्या है अगर बात करी जाए, तो ये हिस्टोरिकल सिटी है, एक तरीके से धार्मिक सिटी है। और इलाहाबाद तो अब है भी नहीं, इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया प्रयागराज। ये भी याद रखिएगा कि इसका नाम बदल गया है। तो इसका आंसर क्या है? डी, इलाहाबाद इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा, टैगा मीन्स, टैगा का अर्थ है, टैगा क्या होता है? देखिए, टैगा होता है आपका एक तरीके से कॉनिफेरस फॉरेस्ट को आप टैगा बोलते हो। ये ज्यादातर फॉरेस्ट ठंड में होते हैं। कॉनिफेरस का मतलब होता है कोनी का शेप होती है, ताकि बर्फ अगर इसके ऊपर आ जाए, बर्फ फिसल जाए, नीचे नीचे गिर जाए। कहाँ पे होते हैं सारे? अलास्का, कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड, ऐसे कंट्रियों में ये ज्यादातर होते हैं। इसका आंसर क्या आपका? डी, टैगा मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट को बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा, मेजर प्लांटेशन ऑफ रबड़ आर फाउंड इन, रबड़ के प्रमुख वृक्षारोपण में पाए जाते कहाँ पे? रबड़ का कहाँ बताया था सबसे ज्यादा आपको? रबड़ का सबसे ज्यादा होता है आपका थाईलैंड में। अभी आपने ऊपर टेबल में पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या है आपका? बी, थाईलैंड इसका आंसर है। अच्छा, थाईलैंड कितना प्रोड्यूस करता है अगर मैं आपको ये बताऊं, तो थाईलैंड प्रोड्यूस करता है आपका 3.12 मिलियन मीट्रिक टन्स। ये थाईलैंड प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो मलेशिया 1.27 करता है प्रोड्यूस। तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या है आपका? बी, थाईलैंड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, इन विच फॉरेस्ट बोथ सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन, किस जंगल में सॉफ्टवुड और दृढ़ लकड़ी दोनों पाए जाते हैं? वो है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, कोस्टल रीजन के पास, मतलब तटीय प्रदेशों के पास, गर्मियाँ गर्म होती है, ठंडियाँ ठंड रहती है इनके अंदर। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? वो है चाइना। चाइना में कैल्को नाम की एक सिटी है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है। चाइना ने, अगर मैं 2019 का आपको डाटा बताऊं, तो चाइना ने 6.1 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस किया था। देख लीजिए कितना होता है। इसका आंसर क्या है आपका? ए, चाइना इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा देश है? अभी बटे में पड़ा था, ऊन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछा जाए कितना, तो मैं आपको भी बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया लगभग लगभग 345 मिलियन किलो ऊन हर साल प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेरीज ग्रासलैंड इज फाउंड इन, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, प्रेरी ग्रासलैंड, प्रेरी नाम है ग्रासलैंड का।
हर एक जगह की ग्रासेस यहाँ पे, मतलब अगर मैं बताऊँ आपको, घास के जो मैदान होते हैं उनका नाम है, कहीं पे प्रेरी है नाम, कहीं पे कुछ और नाम है, तो ऐसे। तो प्रेरी कहाँ का है? प्रेरी है आपका यूएसए का। ऐसे मेनली प्रेरी आपके नॉर्थ अमेरिका के होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यूएसए, तो हम यूएसए ले लेंगे। नॉर्थ अमेरिका के आपको बोलते हैं प्रेरीज। अगर मैं बोलूँ एशिया के, तो वो होते हैं स्टेप्स। पंपास आपके साउथ अमेरिका के हैं, और अफ्रीका के होते हैं वेल्ड्स। ये सारे उनके नाम है घास के मैदान के। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, प्रेरी यूएसए के हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका के तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? वो है नील नदी, नील रिवर। कहाँ पे है? अफ्रीका में। कितनी लेंथ है इसकी? 6,853 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, नील नदी की। इसका आंसर क्या है आपका? ए, नील इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक? निम्न में से किस देश को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है? बताइए किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को क्यों कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक? क्योंकि यहाँ लगभग लगभग 1,88,000 लेक्स हैं। लगा लीजिए अंदाजा। तो सी इसका आंसर हो गया, फिनलैंड इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड? दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? वो है चाइना। अच्छा, कितना प्रोड्यूस करता है? ये भी ट्राई मार लेते हैं। तो चाइना लगभग लगभग प्रोड्यूस करता है 134,250 थाउजेंड टन्स। लगभग लगभग पूरे वर्ल्ड का 20% प्रोड्यूस करता है चाइना अकेला। सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। कितना? 107,807 टन्स। थर्ड नंबर पे आता है रशिया, 85,354 टन्स। यूएसए 49,691 टन्स। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, चाइना इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा, वेयर इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केले का पूछा है, तो केले का होता है आपका इंडिया में। कितना होता है? मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इंडिया में होता है 24.87 मिलियन टन्स। इतने केले इंडिया में उगते हैं। सेकंड नंबर पे है चाइना, 10.55 मिलियन टन्स। इसका आंसर क्या है? बी, इंडिया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन? दूध उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो दूध उत्पादन में सबसे पहले है इंडिया। कितना? इंडिया प्रोड्यूस करता है मिल्क 194,800 टन्स। इतना कौन करता है? इंडिया अकेला करता है। सेकंड नंबर पे है यूएसए, जो करता है 115,000 टन्स। फिर आता है चाइना, जो आपका 34,100 टन्स करता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, इंडिया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोने का है चाइना। कितना प्रोड्यूस करता है? चाइना लगभग लगभग प्रोड्यूस करता है 368 पॉइंट, लगभग लगभग 11% ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड है रशिया, वो करता है 331.1 टन। तीसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, जो करता है 327.8 टन। और चौथे नंबर पे आता है आपका यूएसए, जो करता है आपका 190.2 टन। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, चाइना इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कोयले का पूछा जाए, देखिए कोयला इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इंडिया इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है चाइना। चाइना कितना प्रोड्यूस करता है? चाइना प्रोड्यूस करता है
1474 मीट्रिक टन। ये कौन करता है? चाइना। सेकंड नंबर पे इंडिया, 764 मीट्रिक टन। इसका आंसर क्या है? बी, चाइना इसका आंसर है। आपको कोयले का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कोयले का इस्तेमाल भैया आप बिजली बनाने में करते हैं, पहले ट्रेन चलाने में करते थे, और भी कई जगह होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ज्योग्राफी की सेकंड क्लास खत्म होती है। इस क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं? इस क्लास में सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करे। यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट खत्म होता है। अगली क्लास से, जो हमारी तीसरी क्लास होगी ज्योग्राफी की, उससे हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जरूर देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ कवर करा जाएगा आपके लिए। इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से बनते हैं। ये आपको कराएगा क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, कि भाई सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए। पेपर में ये भी पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक वो कराए जा रहे हैं, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए तैयार करता है आपको, चाहे वो एसएससी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, कोई भी, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए आपको तैयार करवाता है। टॉपिक सारे अच्छे हैं, कोशिश करिए सबको अच्छे से करिए। हमने आपके लिए कुछ क्विज तैयार कर रखा है, आप उस क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि क्विज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप सबको आइडिया लग गया होगा, तो उसको जरूर करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी बार मन चाहे उतनी बार करिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।